ऑपरेशन सिंदूर की तबाही देख पाकिस्तान एक बार फिर से अब्बा अब्बा चिल्लाता हुआ चाइना के पास पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले PL-15 100 से ज्यादा PL-15 चाइना ने पाकिस्तान को दी थी। हालांकि पाकिस्तान ने नाक कटवा दी है, उसमें भारत को एज ए टीज वो मिसाइल ऐसे की जो की थी सौंप दी है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स का हाल किया भारतीय वायुसेना ने, उसके बाद चाइना ने यह फैसला किया है कि वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। हालांकि उसका तोड़ भी हमने निकाल लिया। आज हम चर्चा करेंगे, हमारे पास जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन का है और जो J-20 ये जो J-20 की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये J-20 40 की संख्या में चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। दोनों की तुलना करेंगे और बताएंगे आपको इसके निर्णय के बारे में कि कैसे ये फाइटर जेट लेने के बावजूद भी पाकिस्तान भारत की वायुसेना का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इस विमान के अंदर, फाइटर जेट के अंदर, हमारे पास नहीं है। लेकिन मतलब दोनों के बीच का जो अंतर है वो समझाइएगा जरा पहले। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आई है कि चीन पाकिस्तान को 40 F-35 देगा। F-35 माफ कीजिएगा, F-35 माफ कीजिएगा, J-35। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये J-20 की है और ये भी एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। और जो चीन देगा पाकिस्तान को, जो 40 के नंबर्स में मिलेंगे, वो भी स्टेल्थ फाइटर जेट है और वो एडवांस है, 5th जनरेशन का है। और सबसे बड़ी बात कि 2014-15 के आसपास वो बना है। ठीक है, यानी वो पूरी तरह से आधुनिक है। अब इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाए, जैसे अब इसकी डिलीवरी तो आगे बहुत मतलब 3-4 सालों में होनी थी पाकिस्तान को, लेकिन चीन ने कहा कि नहीं, हम आपको इसी साल ये 40 के 40 दे देंगे फाइटर जेट दे देंगे। अब सोचिए कि चीन इतना ही तेजी में क्यों पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट देने जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये फाइटर जेट है जो हमारे पास सबसे एडवांस है, राफेल। ये फाइटर जेट है और ये स्टेल्थ फाइटर जेट है। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों लड़ाकू विमान तो हैं ही, लेकिन आप यहां पर जब देखेंगे तो राफेल में आप देखिए, इसमें जो भी लगता है मिटियोर, मीका, जो भी मिसाइल्स इसकी होती हैं वो यहां पर बाहर में नजर आती हैं, वो साफ तौर पर दिखती है। और यहां पर क्या होता है, वो उसे हाइड किया जा सकता है स्टेल्थ में। एक और चीज होती है कि जो नॉर्मल फाइटर जेट्स होते हैं उन्हें रडार में हाइड नहीं किया जा सकता, मतलब वो रडार में आसानी से पकड़ में आ सकती हैं। और सबसे खास बात कि इंफ्रारेड से भी वो पकड़ में, अगर रडार को वो चकमा दे भी दें तो इंफ्रारेड से पकड़ में आ जाती हैं। लेकिन स्टेल्थ में क्या है, इनकी बॉडी में दोनों के बनावट में आप फर्क देखेंगे। जैसे कि जो F-22 बॉम्बर आता है अमेरिका का, वो सबसे घातक माना जाता था अभी तक का। हालांकि अमेरिका ने उस पर अब रोक लगा दी है, लेकिन जब इनकी बॉडी की बनावट आप देखेंगे ये भी बिल्कुल डिफरेंट होती है नॉर्मल फाइटर जेट से। जैसे ये राफेल है तो राफेल से अलग इनकी बनावट होती है और ये अपनी बनावट की वजह से रडार को चकमा दे सकते हैं, स्पीड ज़्यादा होती है। ये इनके पास कौन से हथियार है ये पढ़ा नहीं जा सकता। ये बहुत हिडन रूप से, गुप्त रूप से काम करती हैं। और इनमें दोनों में एक फ़र्क ये होता है कि अगर आपको लंबा सैन्य ऑपरेशन करना है तो फाइटर जेट्स वहां पर काम कर जाती है, लेकिन ये बहुत लंबा रन नहीं कर पाती स्टेल्थ फाइटर जेट। तो दोनों में मतलब अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। अब आपने एक खबर सुनी होगी कि भारत ने जो अभी हाल फिलहाल युद्ध हुआ था, उस युद्ध की हालत में पाकिस्तान में घुसकर उसके 11 एयरबेस तबाह कर दिए। और ऐसी वैसी तबाही नहीं मचाई, उनके स्ट्रक्चर को तबाह किया। लाहौर में तो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिया और उन 11 एयरबेस पर उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थे प्लेन्स। ठीक है, ये भी साफ हो गया था, न तो पाकिस्तान के जेट्स उड़ान भर सकते थे, ना ही कोई वहां पर ऐसी स्थिति थी कि अगले 1 हफ्ते में हो जाए। 1 महीने तक, अब ये ध्यान दीजिएगा, 1 महीने तक उन 11 एयरबेस पर काम चलेगा, तब जाकर वो इस स्थिति में आएगी कि ऑपरेट कर सके। जो पाकिस्तान दिन रात वहां पर काम करवा रहा है, जो सैटेलाइट इमेजेस आई थी वो बता रही थी कि दिन रात वहां पर काम करवा रहा है। तो अब पाकिस्तान को ये मिल जाएगा। चीन ने क्या किया है कि जब उन एयरबेस की खराब हालत देखी तो भारत के पास अपने बॉर्डर पर उत्तराखंड से लेकर सिक्किम तक उसने छोटे छोटे ऐसे एयरबेस बनाने शुरू कर दिए हैं। उसके ये विचार में पहले से था, लेकिन अब जब उसने देखा कि पाकिस्तान में घुसकर भारत में ही बैठकर तबाही मचा सकता है तो हमारी क्या हालत करेगा। उसका HQ-9 भी हैक कर सकता है, जैम उसका HQ-9 देखिए, पाकिस्तान में तो बेसिकली चीन ही प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था भारत के खिलाफ।
तो वो वहां पर फेल हो गया, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, उसके फाइटर जेट्स J-10 और F-17 सब और फेल हो उसकी गए। बात मत भूलिएगा, PL-15 जो उसकी सबसे एडवांस मिसाइल है, हाँ। वो भी कारगर और साबित नहीं हुई। HQ-9 जो उसका डिफेंस रडार सिस्टम था वो भी खत्म हो गया, उसका भी, उसको तो हमारे एक छोटे से ड्रोन ने चकमा दे दिया जी। और उसके बाद देखा आपने कि पहले हमने अपना ड्रोन भेजा जो कि हमने अपने घर में बनाया था, भारत ने बनाया था, भारत में विकसित हुआ था वो ड्रोन और उस ड्रोन को ऐसा बनाया गया था कि वो देखने में मिराज और MiG-29 की तरह, नहीं वो मतलब ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो है तो छोटा सा, छोटा लेकिन वो अब मिमिक कर सकता है अपने आप को, हाँ, उसकी एडवांस सेटिंग हम कर सकते हैं। तो वो MiG-21 भी खुद को दिखा सकता है रडार पर और राफेल भी दिखा तो सकता है। उससे उसने पूरे HQ-9 को चकमा दिया और उसने पाकिस्तान में घुसकर कैसे ठोका, वो उसका पूरा प्रमाण है दुनिया के सामने। अब दिक्कत यह है कि चीन जो ये 5 बेस बना रहा है उसमें वो J-20 जो उसका स्टिल जो आप ये देख रहे हैं और J-35 तैनात करने जा रहा है और उसने पाकिस्तान को कहा है कि तुम भी ले जाओ 40, यानी 2-2.5 स्क्वाड्रन के आसपास पाकिस्तान को वो ट्रांसफर कर रहा है। अगर आप देखेंगे 40, अब ये 40 जो है ये समझिए कि इसकी तुलना, इसका मुकाबला सीधे सीधे राफेल से होगा। तो लोग घबरा गए भारत में कि भाई पहले ही उसके पास 70 F-22 F-16 है, पाकिस्तान के पास 70-72 के आसपास F-16 है और अब ये 40 आ जाएंगे तो क्या हवा में भारत की ताकत कमजोर हो जाएगी? लोग ये घबरा गए। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भारत को इस बात का एहसास बहुत पहले से था जी। अब जब ये बात पहले से भनक लग गई थी, और एक बात और मैं आपको बता देता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार में एक खास तरीका रहा है। ये सरकार इस वक्त तो काम कर रही होती है लेकिन सोच रही होती है 25 साल बाद। बिल्कुल, भविष्य के विजन पर काम करना जरूरी है। तो वो जो 25 साल बाद की सोच थी, भारत को ये इल्म था 2016-17 में ही कि ऐसा कुछ होगा, तो भारत ने एक रडार टेक्निक डेवलप की और वो भी इंडिजिनस, मतलब हमने ही बनाया, स्वदेशी तकनीक है वो, और उस स्वदेशी तकनीक का नाम रखा गया विरूपाक्ष। विरूपाक्ष, हाँ। अब वो विरूपाक्ष की खासियत ये है कि अपने पड़ोसी देश मतलब चीन और पाकिस्तान में कितने भी स्टेल्थ फाइटर जेट आए, कितने भी एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाए, उसका रडार मतलब विरूपाक्ष नाम का ये रडार उनको आसानी से पकड़ लेगा और सिर्फ पकड़ ही नहीं सकता, उनको जैम भी कर सकता है। उनको जाम कर सकता है, पायलट रास्ता भूल सकता है। ये बहुत खतरनाक, मतलब अपने जमाने का, इस दौर का सबसे खतरनाक, हाँ, सबसे खतरनाक और सबसे एडवांस रडार सिस्टम माना जा रहा है ये विरूपाक्ष। और अगर मान लीजिए कि विरूपाक्ष से कोई बच जाता है तो इसकी भी काट भारत ने बना ली थी। अब वो दूसरी काट क्या है? दूसरी काट ये है कि भारत ने सुखोई 30 MKI को ऐसे डेवलप कर दिया, देखिए वो सुखोई 30 MKI स्टिल्थ नहीं है, लेकिन इसके बाद भी उसे ऐसे डेवलप कर दिया गया कि वो F-35 और J-35 और J-20 पर भारी पड़ सकता है। उसमें कुछ खास तकनीक ऐसी लगाई गई जो J-30, J-35, J-20 उन सब के लिए काल साबित हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए इसको कहा यह जाता है कि स्टेल्थ फाइटर जेट को रडार स्कैन नहीं कर सकता, और मिराज वो ऐसा डेवलप कर दिया गया है सुखोई 30 MKI को कि उसको भी रडार रीड नहीं कर पाएगा, ना तो इंफ्रारेड के जरिए रीड कर पाएगा और ना ही रडार पर उसे स्कैन किया जा सकेगा। तो यानी कि भारत ने ये डेवलपमेंट बहुत पहले से शुरू कर दी थी और उसको पता था कि चीन से हमें कभी भी भिड़ना पड़ सकता है। और अब वो स्थिति आ गई है कि जब भारत ने ऐसी तकनीक बना ली कि तुम 5th जनरेशन बनाओ, 6th जनरेशन बनाओ। देखिए चीन की जो तकनीक होती है, अभी ये दावा कर रहा है कि हमने 6th जनरेशन के फाइटर प्लेन बना लिए, लेकिन इसके J-35 जो है उसे 6th जनरेशन का ही इसने बताया, लेकिन इसकी तकनीक में और भारत की तकनीक में, अब जो जैसे कि जो बड़े बड़े हथियारों के मार्केट के लीडर्स हैं, जैसे कि US है, रसिया है, फ्रांस है, तो इनकी तकनीक में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो बनाते हैं US, UK, रसिया या फ्रांस, उनकी तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कॉपी करके चाइना अपना हथियार बनाता है, इसीलिए वो ज्यादा टिक नहीं पाता। और आपने देखा कि इसी रिवर्स इंजीनियरिंग पर उसने डिफेंस सिस्टम बनाया था जो S-400 का वो माना जा रहा था। S-400 का वो रिवर्स इंजीनियरिंग माना जा रहा था जो HQ-9 था, लेकिन वो फेल हो गया।
आयरन डोम की भी उसने रिवर्स इंजीनियरिंग की थी, वो भी फेल हो गया जी। तो इस तरह से अब ये जो है भारत के पास भले स्टिल्थ ना हो, लेकिन अभी देखिए अमेरिका से भी बातचीत चल रही है और रूस से भी बातचीत चल रही है। रूस की जो स्टिल्थ जेट है रूस का 57 जो सुखोई 57 है जी। अगर वो आ जाता है तो भारत मतलब चीन भारत के सामने टिक नहीं पाएगा, कम से कम हवा में, ये दावा किया जा रहा है। और अमेरिका से भी इस वक्त बातचीत चल रही है, F-35 के ऊपर शायद बातचीत चल रही है। तो अगर वो आ जाता है तो पाकिस्तान के लिए और चिंता वाली बात हो जाएगी। इसलिए भारत को कहीं से भी अभी ऐसा मत आकिए कि भारत पीछे है या पीछे रह जाएगा अगर इसके पास फाइटर जेट आ जाएंगे। ये मत बोलिए कि हमारे पास राफेल अभी और आ रहे हैं, मरीन राफेल मरीन हाँ, 26 नहीं, और आ रहे वो तो 26 आ ही रहे हैं। और इसके अलावा भारत ने अपने देश में मतलब स्वदेशी तकनीक से 5th जनरेशन के जेट्स डेवलप किए हैं जो 2035 तक पूरी तरह से भारतीय बेड़े में शामिल हो जाएंगे। और 2021-22 के एयर शो में उन्हें दिखाया भी गया था। और वो जो 5th जनरेशन के वो सारे जो प्लेन्स आ रहे हैं, फाइटर जेट्स आ रहे हैं, वो सब स्टेल्थ हैं। तो अब भारत को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, भारत अपने घर में ऐसा डेवलप कर रहा है। देखिए आपने देखा होगा कि हथियारों के मार्केट में फाइटर जेट्स के मामले में खास तौर पर भारत इस वक्त मतलब 2010 के बाद से थोड़ा सुस्त पड़ गया, थोड़ा धीमा पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत ने सारी चीजें अपने देश में डेवलप करनी शुरू कर दी हैं। और जब जैसे ही डेवलप भारत कर लेगा तो आत्मनिर्भरता दूसरे देश से कम हो जाती है। जैसे कि इस वक्त क्या है, हमारे पास राफेल है सबसे एडवांस, राफेल में कुछ कमी आएगी तो हमें फ्रांस पर निर्भर रहना पड़ेगा। फ्रांस आएगा तो ठीक करेगा। अब जैसे क्या है कि जब ये चर्चा उठी, एक जो नैरेटिव चलाया गया कि पाकिस्तान ने जो भारत का राफेल है वो मार गिराया, तो मीडिया पहुंच गया कहाँ? फ्रांस। भाई फ्रांस वाला बताओ, फ्रांस वालों बताओ, तो जेट हमारा है लेकिन उसकी जो मॉनिटरिंग है वो फ्रांस के हाथ में है। तो अभी ये भी सिचुएशन थी, ये भी चीजें बनी रहती हैं। तो भारत ने ये सोचा खास तौर पर 2010 के बाद से और 2014 के बाद से इसमें बहुत स्पीडी तरीके से काम हुआ। तो अब उसमें भारत ने ये पूरी तरह से तैयारी कर ली है कि 2035 हमारे लिए एक डेडलाइन है और हम पूरी तरह अपने जेट्स, चाहे वो स्टेल्थ हो या नॉर्मल फाइटर जेट्स हो। आपने एक ऑफर सुना होगा कि जापान ने भारत को कहा है कि आओ मिलकर हम 6th जनरेशन पर काम करते हैं। रूस कह रहा है कि आओ हम S-500 पर काम करते हैं और भारत में ही काम करेंगे। अब S-400 तो रूस में बना था, लेकिन रूस कह रहा है कि हम S-500 पर काम करते हैं और भारत में काम करते हैं, जैसे ब्रह्मोस पर कर रहे हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मोस पर कर रहे हैं। तो इस तरह से, और देखिए ये चीजें ना रूस के साथ भारत बहुत पहले से डेवलप भी कर रहा था और रूस ने इन सारी चीजों को मतलब भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि युद्ध के दौर में रूस खामोश है, लेकिन उसी बीच किसी को खबर भी नहीं हुई, रूस ने ईगला मिसाइल की एक बहुत बड़ी डील की थी और वो डील पूरी भी कर दी थी। युद्ध के बीच, भारत पाकिस्तान का भी जो युद्ध जैसा माहौल चल रहा था उसी बीच, और दुनिया ये सोचती रह गई रूस नहीं बोल रहा है तो भारत अकेला पड़ गया है, लेकिन रूस ने तो हमारी पहले भी मदद की और इस बार भी मदद कर रहा था। तो इस तरह से अभी ये जो मैंने स्टेल्थ और जेट का अंतर समझाया। दूसरी बात कि अब पाकिस्तान के पास तो फाइटर जेट, नॉर्मल फाइटर जेट उड़ाने के पैसे नहीं है, स्टेल्थ उड़ाने का खर्चा तो डबल हो जाता है। नहीं सर, उन्हें पैसा देना नहीं पड़ता ना, वो कुछ हिस्सा दे देते हैं अब चीन को। जैसे नीलम वैली अभी युद्ध लड़ा और नीलम वैली का हिस्सा दे दिया, दे देते, पैसे नहीं। धीरे धीरे चीन एक दिन पूरा पाकिस्तानी बन जाएगा। तो इस तरह से पाकिस्तान, देखिए ठीक, वो गैरतमंद पाकिस्तान में देखिए उसमें उस देश में या उस देश के लोगों के पास आत्म स्वाभिमान बचा नहीं, तो अब वो इसी तरह से मतलब बार्गेनिंग सिस्टम पे काम करते हैं और अपना सामान, अपनी जमीन दे देते हैं बिल्कुल। और पहले उसने गधे बेचे पैसे के बदले पाकिस्तान को, फिर अपनी बेटियों का सौदा किया, अब जमीन का सौदा कर रहा है। अच्छा, बहुत देर से स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ की बात हो रही है, आप समझ रहे होंगे। स्टेल्थ में सिर्फ इतना है कि खास तरीके की एक कोटिंग की जाती है एक पदार्थ की, जिससे कि जो रेज होती हैं वो इसे टकराकर वापस नहीं आती और इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए इसे रडार नहीं पकड़ पाता। अब हम जो विकसित कर रहे हैं, जो सर ने बताया, सर क्या नाम बताया उसका, जो अभी रडार सिस्टम हम बना रहे हैं, विरूपाक्ष, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मतलब चाइना भी उस पर काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार पर, और भारत भी कर रहा है, भारत ने बल्कि वो बना लिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रडार भारत वो बना रहा है, जिसके बाद
पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं ये 6th जनरेशन के हों या 5.5 के हों या फिर 5 के हों, ये पाकिस्तान को दिया फिर खुद चलाए, वो किसी भी मतलब कामयाब नहीं है, क्योंकि अच्छा और चीन की एक टेंशन और बड़ी हुई है। देखिए जो पाकिस्तान को ये जो डील में दे रहा है चीन, उसकी टेंशन पता है क्यों बनी? भारत हाइपरसोनिक पर काम कर रहा है और ये घबराहट चीन में इतनी ज़्यादा है कि सोचिए कि अभी जैसे हमने भारत में बैठे बैठे लाहौर ठोक डाला, रावलपिंडी ठोक डाला, वैसे चीन के बीजिंग और शिनजियांग वो सारे रडार पर आ जाएंगे। तो ये मतलब एक साथ भारत ऐसी तक, अच्छा जो हाइपरसोनिक पर भारत काम कर रहा है वो चीन का रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ये पूरी दुनिया जान चुकी है और भारत तो अच्छी तरह पहले से भी जानता था। चीन को भी अब इस बात का इल्म हो गया है इस जंग में कि भारत के नॉर्मल मिसाइल को जब उसका रडार नहीं पकड़ पाया, सुपरसोनिक को नहीं पकड़ पाए तो हाइपरसोनिक को कैसे पकड़ पाएंगे? तो हाइपरसोनिक को पकड़ना मुमकिन है नहीं। और यही चीज है कि चीन की घबराहट में जो 5 एयरबेस बना रहा है, वो 5 एयरबेस इसलिए बना रहा है कि वो भारत के आसपास, अब देखिए भारत के आसपास तैयार कर देगा तो 400-500 किलोमीटर का पूरा एरिया होता है, रडार होता है, उसके टोही विमान उन 5 स्टेशन पर, एयरबेस पर तैनात करेगा और हो सकता है कि वो इस पर नजर रखे चीन, इसीलिए वो ये 5 एयरबेस बहुत जल्दबाजी में बना रहा है। ठीक है। और वहाँ उस इलाके में, अच्छा सर एक बात मैं और जानना चाहूँगा, मतलब ये जो इसके स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो भले ही 6th जनरेशन होने का दावा कर रहा है, जो 6th जनरेशन उसने बनाया जिसका दावा कर रहा है उसे रनवे की जरूरत नहीं है, मतलब उसमें थ्रस्ट प्रेशर इतना है कि वो वहीं के वहीं ऐसे ही लैंड हो जाएगा और ऐसे ही वो उड़ जाएगा। हो सकता है कि सीमा पे इसी तरीके के वो एयरपोर्ट बना रहा हो। क्या पाकिस्तान को भी उसी तरीके के विमान वो दे रहा है जिस तरीके से हमने रनवे तबाह किए, एयरबेसेस तबाह किए? ये हमने कभी भी जो कोई भी देश बनाने वाला होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है, वो अपना ओरिजिनल वर्जन नहीं देता है। हाँ। जैसे हम ये बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान के J-10C, अब जब हमने लास्ट में उसमें देखा है ना C, समझिए वो कैटेगरी है उसकी, यानी उससे पहले 2 कैटेगरी है, चीन ने वो नहीं दिया, अपनी तीसरी कैटेगरी का विमान दिया है। J-10 की जो तीसरी कैटेगरी है वो विमान दिया है। इसी तरह सेम इसमें भी लागू होता है। हो सकता है कि इसकी सबसे निम्न स्तर की जो चीजें हों वो पाकिस्तान, मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान के ऊपर चीन को कब्जा करना है हथियारों के माध्यम से, हथियार बेचकर, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी इन फाइटर जेट्स की तोड़ हम पहले ही निकाल चुके हैं, काट हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बाकी ये जो 40 फाइटर जेट लेकर आएगा पाकिस्तान चाइना से, ये भारत के नजरिए से अगर देखें तो कबाड़ है, ठीक उसी तरीके का कबाड़ जिसे चाइना दावा कर रहा था PL-15 उसकी सबसे एडवांस मिसाइल है, उसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता। टारगेट जो उसे सेट कर दिया गया उसी रडार पर वो काम करेगी, उसी टारगेट पर जाएगी। अवैक्स सिस्टम भी, मतलब 2-3 तरीके का उसमें प्रोग्रामिंग जो है डाली गई थी, लेकिन सब कुछ वो ध्वस्त हो गया और वो पूरी मिसाइल भी भारत के हाथों लग गई है। तो कबाड़ है पाकिस्तान, भले 40 के बजाय 80 क्यों ना ले ले। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों आपकी इस विषय पर क्या राय है? जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को 40 फाइटर जेट दिए हैं 5th जनरेशन के, अपने मतलब पता नहीं कितने बढ़िया हैं कितने नहीं, वो तो जब युद्ध में आएंगे तब पता चलेगा। जरूर बताइएगा आपकी राय क्या है। नमस्कार।